जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं वंशागत का आणविक आधार, आज ये उसकी दूसरी क्लास है और टोटल अगर देखी जाए तो ये 17 नंबर या 17वीं नंबर की क्लास है। तो इसको भी कल की तरह एक अच्छी क्लास बनाने की कोशिश की जाएगी और किस क्वेश्चन में कितना लिखना है कितना समझना है इसको जानने की कोशिश की जाएगी। तो सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल, जिसका जो नाम सबका सब स्वागत। तो जल्दी से गुड मॉर्निंग बच्चा, जय श्री राम सॉरी रोहित कुशवाहा जी, सुबह सुबह श्री कृष्ण कुमार केसरी जी, अभिषेक सर, चलो बच्चा गुड मॉर्निंग। गुरु जी आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। स्नेहा झा जी, अमृता जी नमस्ते, इंजमामुल हक जी गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम, तानिशा कुमारी गुड मॉर्निंग, विद्या, अजमत खान गुड मॉर्निंग, रोशन गुड मॉर्निंग, प्रिंस कुमार राधे राधे सर, शाहीन परवीन वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है बच्चा। सर क्या आपको भी ठंड लगती है? नहीं भाई, हम तो मंगल गैस से पकड़ के आए हैं, हमको ठंड नहीं लगती है, तो हम इंसान थोड़ी हैं, हम तो निशाचर प्राणी हैं, रात को जगने वाले। आदर प्रणाम बच्चा, जय श्री कृष्णा, मोहम्मद एहतियाज, जैसे कुछ नाम था आपका बच्चा, जितेंद्र यादव जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बताइए पढ़ाई अच्छे से चल रही है कि नहीं? अच्छा हाँ, कल हम एक कमेंट पढ़ रहे थे, किसी के वीडियो में नीचे लिखा हुआ था कि किस किस लोगों को बायोलॉजी की क्लास अच्छी लग रही है, तो फिर क्या बता दे मुझे, ताकि अगर मुझे कोई भी और चेंजेस या परिवर्तन करने हो तो मैं कर लूँ। ठीक है ना बच्चा? किसी का कोई सुझाव हो तो 1 मिनट का। तबीयत ठीक है? कल से तबीयत सर्दी बस्ता है और कुछ नहीं, अभी भी हल्का फुल्का है। जय श्री राम बच्चा, राम राम बच्चे, जय माँ सरस्वती। बताओ कबीर राशिद जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा भी नाम लीजिए, अनामिका ले लिए भाई। माता पिता की जय। इस बच्चे भी नहीं लिखा, थैंक यू। मुझे अच्छा लगता है, सब ठीक चल रहा है सर। कमेंट पढ़ते हैं बच्चा, इतिहास ऐसे कुछ नाम था आपका। चलो वीडियो चल रहा है बच्चा, रुका नहीं है, आपके वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। केशरी जी आपका नाम ले लिए। हाँ आरएनए तो पढ़ाना ही है, आरएनए तो खाली फिगर बना के छोड़ के चले गए थे, आरएनए तो पढ़ाना ही है यार। चलो थैंक यू बच्चा, अगर आप लोगों को लगता है कि सही से पढ़ा रहे हैं और तैयारी अच्छे से हो रही है तो ठीक है ना। चलो तानिशा जी थैंक यू। पैर छूकर प्रणाम लिखो बच्चा, पेड़ छूकर प्रणाम मत लिखो। चले बच्चा, चलो तो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लास को शुरू करते ही हमारा पेन गायब है, पेन मिल गया। चलो क्लास शुरू की जाए। उर्दू की क्लास नहीं हुई, अरे यार आज फिर नहीं हुई क्या? पता नहीं बच्चा, बता नहीं सकते, 3-4 स्टूडियो के बाद उनका स्टूडियो है तो हम ध्यान नहीं दे पाए होंगे, वैसे भी तो हम अपने टाइम पे आते हैं। चलो तो कल हम लोगों ने यहीं पर इसको छोड़ा था, टीआरएनए की संरचना को बना लिया था। और टीआरएनए की संरचना के बारे में किसने बताया था? रॉबर्ट हॉली ने। उन्होंने इसे क्या नाम दिया था? टीआरएनए की संरचना को क्लोवर लीफ संरचना नाम दिया था। आराम से सुनो, याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक पत्ती होती है पौधे की, उस पत्ती की पौधे की पत्तियां कुछ जैसे दिखती हैं, उसी तरीके से टीआरएनए भी दिखता है, और इसी कारण उन्होंने उसको क्या नाम दिया था? क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर या क्लोवर लीफ संरचना नाम दिया था। ठीक है ना? गुड मॉर्निंग बच्चा। दूसरा कह रहा है कि अगर यहां पर टीआरएनए की बात की जाए, हालांकि कहीं लिखा नहीं है, हम लिख दे रहे हैं, किसकी बात की जाए? टीआरएनए की बात की जाए। ठीक, किसकी? टीआरएनए, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? ट्रांसफर आरएनए। तो आरएनए बच्चा कल हम आप लोगों को बताए थे, आरएनए केवल 5 से 3 की दिशा में पाया जाता है और ये सदैव एंटी क्लॉकवाइज होता है, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में होता है। और दूसरी बात आप लोगों ने याद रखा था आरएनए के बारे में कि ये हमेशा सिंगल स्ट्रैंड होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए आरएनए नहीं होता है। सर ऑब्जेक्टिव गेस करवा दीजिए सर प्लीज। बच्चा आप लोगों की आज शाम को 6:30 बजे लघु उत्तरी क्वेश्चन की ऑब्जेक्टिव सीरीज है, तो जरूर देखने आइएगा आप लोग, ठीक है ना? दोस्तों को भी बता दीजिएगा, लघु उत्तरी के ऑब्जेक्टिव सीरीज चलेगी शाम को 6:30 बजे, 1 घंटा, जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे उतने क्वेश्चन किए जाएंगे। ठीक, चलो। सर आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है बच्चा, प्रणाम गुरुजी। तो टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए या स्थानांतरण आरएनए कहते हो। एकदम आराम से समझना, डीएनए वाले चैप्टर बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आते और क्वेश्चन बच्चे इसमें फंस जाते हैं। यह सदैव 5 से 3 की दिशा में पाया जाता है या एंटी क्लॉकवाइज पाया जाता है, और आरएनए सदैव सिंगल स्ट्रैंड होता है, डबल स्ट्रैंड नहीं होता है। टीआरएनए की संरचना के बारे में किसने बताया था? रॉबर्ट हॉली ने बताया था। उन्होंने इस संरचना को क्या नाम दिया था? क्लोवर लीफ संरचना नाम दिया था। इनके अनुसार टीआरएनए में कुल 5 भुजाएं होती हैं, ठीक? पर अगर ऑप्शन में आपके 5 न होके 4 दिया होगा बच्चा, 5 नहीं होगा तब की बात कर रहे हैं, तो 4 टिक करिएगा, क्योंकि टीआरएनए की ये जो भुजा है चौथी, इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल आर्म। इंग्लिश में ही लिखा रहता है वेरिएबल आर्म। आर्म मतलब होता है भुजा, और वेरिएबल मतलब जो कभी हो, वेरी करे, कभी हो कभी ना हो। तो ये हमेशा फिक्स नहीं रहता है कि किसी में है किसी में नहीं है।
इसलिए इसकी संख्या को काउंट नहीं किया जाता। अगर ऑप्शन में 5 दिया है तो 5 टिक करिएगा, 5 के अलावा 1 2 3 4 है तो 4 टिक कीजिएगा, ठीक है ना। 4 और 5 दोनों है तो केवल 5 टिक कीजिएगा, 4 और नहीं टिक कीजिएगा, ठीक है ना। सर आप आदमी नहीं हैं, हम क्या है भाई, ठीक है ना। तो टीआरएनए में कुल कितनी भुजाएं होती हैं? 5 भुजाएं होती हैं, जिसकी पहली भुजा को क्या कहते हैं? ग्राही भुजा कहते हैं। दूसरी भुजा को क्या कहते हैं? DHU लूप या डाई हाइड्रोक्सी यूरिडिन कहते हैं। तीसरी भुजा को क्या कहते हैं बच्चा? प्रतिमुख भुजा या एंटीकोडान आर्म कहते हैं। और चौथी भुजा को कहते हैं वेरिएबल आर्म। और पांचवी भुजा को कहते हैं टी साई सी लूप। टी का मतलब थाइमिन, साई एक सिंबल है, सी का मतलब है साइटोसिन। अब कहोगे कि आरएनए में तो थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है, तो भैया आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल तो पाया जाता है, पर इसी थाइमिन को वो क्या करता है? हटा देता है, ठीक है ना। कौन? यूरेसिल। तो इसीलिए कह रहा है कि उसको हटा देगा बाद में, ठीक। आरएनए के बनने से पहले ही हटा देता है। तो यही जो थाइमिन हटता है तो उस हटने के कारण उसको नाम उसी के स्थान पर दिया जाता है, कहाँ से हटता है, ठीक है ना। चलो, तो टीआरएनए की संरचना के बारे में किसने बताया? रॉबर्ट हॉली ने बताया। आरएनए के बारे में आपके बारे में क्या क्या पता है? आरएनए सदैव सिंगल स्टैंड होता है। दूसरी बात, आरएनए सदैव 5 से 3 की दिशा में पाया जाता है, 3 से 5 में नहीं पाया जाता। और आरएनए सदैव एंटी क्लॉकवाइज होता है या घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में होता है। इसकी खोज के बारे में बताया था रॉबर्ट हॉली ने, कुछ बच्चे लेट आए हैं, जिसे उन्होंने नाम दिया था क्लोवर लीफ संरचना नाम दिया था। क्यों? क्योंकि पौधे की पत्तियों के समान ये दिखता है। टीआरएनए में भुजाओं की संख्या होती है बच्चे 5, जिसकी पहली भुजा को कहते हैं ग्राही भुजा, जिससे कुछ अमीनो एसिड जुड़ने की क्रिया करते हैं। दूसरी भुजा को कहते हैं डाईहाइड्रोक्सी यूरेडिन। तीसरी भुजा को कहते हैं हम लोग प्रतिमुख भुजा, जिससे यम आरएनए जुड़ता है। चौथी भुजा को कहते हैं वेरिएबल आर्म, जो कभी होगा कभी नहीं होगा, वेरी करेगा, घटेगा, ठीक है ना। हाँ सर, हुआ है। पांचवी भुजा को कहते हैं टी साई सी लूप, जिससे कुछ एंजाइम स्थल जुड़े होते हैं। सर आरएनए कितने प्रकार का होता है बच्चा? यम आरएनए, मैसेंजर आरएनए या संदेशवाहक आरएनए, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए जो प्रोटीन के बनने में सहायता प्रदान करेगा, और तीसरा टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए। और ये तीनों जैकब और मोनार्ड ने किया था, एमडी सोहेल जी, ठीक है ना। चलो, टीआरएनए के बारे में रॉबर्ट हॉली ने विस्तृत रूप से बताया था। तो आप लोग अगर पूछेंगे टीआरएनए, यम आरएनए, आरआरएनए किस क्रिया के द्वारा बनते हैं, तो ये तीनों बनते हैं बच्चे किस क्रिया के द्वारा? अनुलेखन की क्रिया के द्वारा। और इस अनुलेखन को एक नाम और देते हैं हम लोग, अनुलिपीकरण, जो कि होता कहाँ है? कोशिका के केंद्रक में। ये सारी चीजें कल हम लोगों ने पढ़ ली थी, ठीक है ना। केमिस्ट्री का क्लास नहीं हो रहा है बच्चे, क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई थी, तो आज वो घर से निकलेंगे, शाम तक पहुंच जाएंगे अगर, तो कल से आपकी क्लास अपने टाइम पे वो लेंगे, ठीक है ना। चलो बच्चा, हाँ, बायोलॉजी का आप लोगों को मैं 4 गेस्ट पेपर प्रैक्टिस पेपर करवाऊंगा, 4, जिसमें 70 ऑब्जेक्टिव होंगे, बाकी लघु उत्तरी होंगे जितने आते हैं, जितने दीर्घ उत्तरी होंगे 6 में से 3 करने होते हैं, 20 में से 10 करने होते हैं। वैसे 4 सेट में आप लोगों को कराऊंगा पूरे बुक से बना के, और उसके अलावा कुछ नहीं आएगा कहीं से। और दूसरी चीज, इस डेली की सीरीज को भी छोड़ने की कोशिश मत कीजिए, आराम से पढ़िए, ठीक है ना बच्चा। सर फिगर प्रिंट करके लगा दे क्या एग्जाम में? फेल कर देगा, एकदम आराम से बैठ के बना। अब सुनो, इसमें लिखा वही गया है जो मैंने अभी बोला है। टीआरएनए NaCl या नमक में घुलनशील होता है, पहली चीज। इसीलिए पूछता है घुलनशील आरएनए कौन सा होता है, तो घुलनशील आरएनए कौन सा है? टीआरएनए क्या होता है? घुलनशील आरएनए होता है, ठीक है ना। और यह सदैव कैसा होता है? सिंगल स्टैंड आरएनए होता है, डबल स्टैंड आरएनए नहीं होता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक। दूसरी चीज, कोशिका में आरएनए की कुल मात्रा में इसका लगभग कितना प्रतिशत है? 15%। अगर पूछे टीआरएनए और यम आरएनए और आरआरएनए में सबसे अधिक या सबसे अधिक कह रहे हैं 15% मात्रा कौन ग्रहण करता है, तो लगभग टीआरएनए। यह प्रोटीन संश्लेषण के अनुकरण या मैसेंजर आरएनए के कोडों का अनुसरण करके अमीनो अम्ल को पकड़कर यम आरएनए तक एवं राइबोसोम समृद्ध करता है। यह लगभग 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोसाइड की बात नहीं कर रहा, जो क्लोवर की पत्ती की आकृति में व्यवस्थित होते हैं। टीआरएनए की संरचना में कुल भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 5 होती है, जो इस प्रकार है। वही चीज जो हम बोले हैं बच्चे, वही चीज इसमें लिखा है, ठीक है ना बच्चा। चलो, फिर कह रहा है इस पहली भुजा को, ठीक है ना, एक्सेप्टर आर्म या ग्राही भुजा जिसको कहते हो, लिखा है इस भुजा से अमीनो अम्ल जुड़ते हैं, इसलिए इसे अमीनो अम्ल भुजा कहते हैं। इसमें कोई लूप मतलब ऐसे कोई रिंग नहीं होता है। लूप मतलब क्या? ऐसे जैसे यहाँ नीचे बना है, ये कोई लूप नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें देखो टीआरएनए में कोई लूप नहीं है, टीआरएनए में कह रहा है ग्राही भुजा में कोई लूप नहीं है। फिर कह रहा है कि इसके 5वें सिरे वाला तथा तीसरे सिरे वाला भाग होता है। तीसरे सिरे वाले भाग से पर साइटोसिन एडेनिन क्षार या राइक्लोटाइड जुड़े होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही पूछता है, जो कि अभी हम आपको बता दे रहे हैं। आ गया, ये गया। टीआरएनए की प्रथम भुजा को क्या कहते हो? ग्राही भुजा या एक्सेप्टर आर्म कहते हो, ठीक। जिसके तीसरे सिरे से कौन से नाइट्रोजनस बेस पेयर जुड़े हैं? CCA जुड़े हैं, पहली चीज। इस भुजा से अमीनो एसिड जुड़ने की क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? अमीनो एसिड जुड़ने की क्रिया करते हैं, जिसके कारण इसे अमीनो एसिड भुजा भी कहते हो। इतनी बात समझ में आ गई?
मिल जाएगा बच्चा, जल्दी मिल जाएगा। हाँ बताओ। साउंड ब्रेक हो रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा, ठीक है ना। बताओ अगला, दूसरी भुजा की बात करो। दूसरी भुजा में लिखा है इस भुजा में 7 क्षार युग्म, इस भुजा में 7 क्षार युग्म तथा 7 से 11 नाइट्रोजनस क्षार पाए जाते हैं। यह एक एंजाइम स्थल होता है, यह एक एंजाइम स्थल। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि टीआरएनए के किस भुजा से एंजाइम स्रावित होते हैं, तो टीआरएनए के डीएचयू वाले भुजा से क्या स्रावित होते हैं, एंजाइम स्रावित होते हैं। ऐसे याद रखो, एक एक लाइन, ये लाइन भी लिखोगे तब भी सही रहेगा। तो अगर पूछेगा टीआरएनए के किस भुजा से एंजाइम स्रावित होते हैं, तो दूसरी भुजा से, जिसको कहते हैं डाईहाइड्रोक्सी यूरिडीन, ठीक है ना। तीसरा पूछेगा टीआरएनए के तीसरी भुजा को क्या कहते हैं, प्रतिमुख भुजा कहते हैं या एंटी कोडान, एंटी कोडान आर्म कहते हैं। एंटी कोडान आर्म क्यों कहते हो, एंटी मतलब होता है बच्चा ANTI, सॉरी एंटी क्यों कहते हो, एंटी मतलब अपोजिट, किसके, ग्राही भुजा के सीधे अपोजिट संरचना जो पाई जाती है उसे क्या कहते हो, एंटी कोडान आर्म। और इस भाग में पाए जाने वाले नाइट्रोजनस बेस पेयर को क्या कहते हो, GAA। और इस भाग से बच्चा क्या जुड़ता है, तो इस भाग से जुड़ता है mRNA। तो अगर पूछेगा टीआरएनए के किस भाग से mRNA जुड़ते हैं, तो टीआरएनए के एंटी कोडान वाले भाग से mRNA जुड़ने की क्रिया करते हैं, ठीक है ना। कोई बात नहीं बच्चा, नहा लेना चाहिए, ठीक। टीआरएनए के तीसरी भुजा से क्या जुड़ा होता है, mRNA जुड़ा होता है। चौथी भुजा क्या है, वेरिएबल आर्म है, जो सदैव घटती बढ़ती रहती है, उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और पांचवी भुजा को कहा जाता है T-C लूप। और पांचवी भुजा में क्या होता है, इस भुजा से आरएनए अणु राइबोसोम से जोड़ती है, और आरएनए का मुख्य काम अमीनो अम्ल को संदेशवाहक आरएनए तक स्थित कूट को सीधा लाना होता है। तो जाहिर सी बात है बच्चा, अगर इस हिस्से से राइबोसोम जुड़ेगा तो राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करेगा। किसमें, प्रोटीन का निर्माण करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ले बच्चा कुछ इसमें हम जो बनते हैं इससे, जितने भी क्वेश्चन बताओ। सर जी कुल आरएनए अगर जितना है बच्चा टीआरएनए का, उसका 15% भाग टीआरएनए का कह रहा है। आरएनए का कुल अगर 100% है, मान लो एक आरएनए का टुकड़ा जिसको हम 100 टुकड़ों में बांट दे, तो उसमें लगभग 15 टुकड़े टीआरएनए के होता है, ऐसे समझो 15%, ठीक है ना। डीएचयू को पूरा डाईहाइड्रोक्सी यूरिडीन बोलते हैं, फिगर में लिखा हुआ है। चलो 20 से 24 तक के आपके सारे ऑब्जेक्टिव जब शाम को चल रही थी वो करवा चुके हैं, फिर भी हम करवा देंगे, ठीक है ना प्रिया कुमारी जी, यूट्यूब पे पढ़े हैं वो ऑब्जेक्टिव, ठीक। चलो 19 से 20 तक पढ़े होंगे, 2019 से 2024 तक के ऑब्जेक्टिव पढ़े होंगे वो। चलो आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, ठीक। टीआरएनए का कार्य होता है ट्रांसफर करना अमीनो अम्ल को कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्थानांतरित करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। कहां तक, mRNA तक, ये उसका कार्य है, ठीक है ना गुड्डू कुमार जी। चलिए सर आप ऐसे इसको कैसे याद रखते हैं, देखो सुनो, अब एक किनारे से बोलना, तुम लोगों को आराम से सुनना, आराम से याद हो जाएगा। टीआरएनए की संरचना के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, रॉबर्ट हॉली ने बताया था। उन्होंने टीआरएनए की संरचना को क्या नाम दिया था, उन्होंने टीआरएनए की संरचना को क्लोवर लीफ संरचना नाम दिया था, ठीक। टीआरएनए क्या होता है, सदैव 5 से 3 की दिशा में पाया जाता है, और सिंगल स्ट्रैंड होता है, और घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में होता है। इतनी बात। टीआरएनए में कुल भुजाओं की संख्या कितनी है बच्चे, टीआरएनए में कुल भुजाओं की संख्या होती है 5, जिसकी पहली भुजा को कहते हैं ग्राही भुजा या एक्सेप्टर आर्म, जिसके तीसरे सिरे से CAA नाइट्रोजनस बेस पेयर जुड़े होते हैं, और इस भाग से कुछ अमीनो एसिड जुड़ने की क्रिया करते हैं, जिसके कारण इसे अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट या हिंदी में अमीनो एसिड भुजा कहते हैं, ठीक। दूसरी चीज, टीआरएनए की दूसरी भुजा को क्या कहते हो, टीआरएनए की दूसरी भुजा को कहते हैं डाईहाइड्रोक्सी यूरिडीन। इस भाग से कुछ एंजाइम स्रावित होते हैं जो टीआरएनए के संश्लेषण में सहायता प्रदान करते हैं। एंजाइम किस भाग से स्रावित होते हैं, दूसरे भाग से, जिसको कहते हैं डाईहाइड्रोक्सी यूरिडीन। तीसरी भुजा को कहते हैं प्रतिमुख भुजा या एंटीकोडान आर्म, जो ग्राही भुजा के ठीक सम्मुख पाई जाती है। प्रतिमुख मतलब ठीक सम्मुख, सामने। इस भाग से, इस भाग में पाए जाने वाले नाइट्रोजनस बेस पेयर को GAA कहते हो, और इस भाग में मैसेंजर आरएनए या mRNA जुड़ने की क्रिया करता है, ठीक। चौथी भुजा को कहते हो वेरिएबल आर्म, जिसके होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और पांचवी भुजा को कहते हो T-C लूप, इस भाग से ही राइबोसोम जुड़ने की क्रिया करता है, जिसके कारण यह भाग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करता है। चलो बताओ बताओ बच्चा, याद हो गया। मेरी घड़ी ले लेना यार, टॉप करके आओ, घड़ी दे देंगे, चलो नया दे देंगे, इससे बढ़िया घड़ी दे देंगे। बताओ याद हो जाएगा आप, बताओ। अगर याद हो जाए टीआरएनए पूरा अच्छे से तो यस बताओ, यस सर लिखो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़े, क्योंकि हम डीएनए वाले चैप्टर को ज़्यादा फास्ट पढ़ाना नहीं चाहते, छूट जाएगा आप लोगों को, समझ में नहीं आएगा 1%, इसलिए हम बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं। यस सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, यस सर। चलो यस सर, थैंक यू महमूद जी।
या मोहम्मद जी, जो भी नाम था आपका, नाम निकल गया बहुत तेजी से। ठीक, हाँ चलिए बच्चा, यस सर क्लियर है। तो धीरज गुप्ता जी, एक बार वीडियो को जितना हम और बोले हैं क्लास खत्म होने के बाद इतना ही देख लीजिएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जितने बच्चे नो सर लिख रहे हैं, हालांकि 3 बच्चों का अभी तक मुझे दिखा, जितने भी बच्चे 1000 बच्चों से ऊपर है उसमें, ठीक है ना। 1200-1400 बच्चों में, 1300 कुछ बच्चों में हमको 3 कमेंट अभी दिखे हैं। चलो क्लियर, ठीक। चलो अब आते हैं बच्चा अगला टॉपिक, सेंट्रल डोगमा। क्या है सेंट्रल, कहाँ गया पेन, सेंट्रल डोगमा, ठीक है ना बच्चा, क्लियर है। एहतियाज, ठीक। चलो अब सेंट्रल डोगमा पे आते हैं बच्चे। चलो इसको थोड़ा सा समझो पहले। कहा गया क्या, कहा गया ये कि ये तो ब्लैक कर दिया जाए। कहा गया क्या, चलो इसी से लिख लो। कहा गया कि डीएनए जो है बच्चे, डीएनए से बनता है आरएनए। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। इस क्रिया को क्या कहते हैं बच्चे, अनुलेखन। अनुलेखन कहते हैं। ये क्रिया कहाँ होती है बच्चे, तो ये बच्चे क्रिया होती है केंद्रक में। ठीक। और आरएनए से बच्चे कहा गया कि बनता है क्या, प्रोटीन। आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। और ये क्रिया क्या कहलाती है बच्चे, तो ये कहा गया कि आरएनए से प्रोटीन बनने को कहते हैं अनुवादन। अनुवादन। और ये क्रिया कहाँ होती है बच्चे, कोशिका के कोशिका द्रव्य में। कहाँ होती है, कोशिका के कोशिका द्रव्य में। कहाँ होती है बच्चा, कोशिका के कोशिका द्रव्य में। ठीक, पहली लाइन ये लिखी गई। दूसरी लाइन ये लिखी गई बच्चा कि डीएनए से बनता है आरएनए। क्या बनता है, आरएनए। इस क्रिया को कहते हैं अनुलेखन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आरएनए से पुनः बन जाता है क्या, डीएनए। इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती अनुलेखन। क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती अनुलेखन। इस क्रिया को क्या कहते हो, प्रतिवर्ती अनुलेखन। ये दोनों क्रियाएं भी कहाँ होंगी, केंद्रक में, न्यूक्लियस में या केंद्रक में। न्यूक्लियस में या जो भी कह लो, केंद्रक में। दोनों, चाहे डीएनए से आरएनए बन रहा हो, चाहे आरएनए से डीएनए बन रहा हो, दोनों का दोनों कहाँ हो रहा है बच्चा, केंद्रक में। 2009 से 23 तक कर दीजिए, ठीक है, कर देंगे निशा कुमारी जी, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। तीसरी बात, कभी कभी क्या हुआ, कभी कभी क्या हुआ, डीएनए से बना आरएनए। क्या बना, डीएनए से आरएनए। इस क्रिया को क्या कहोगे, अनुलेखन कहोगे। ठीक। और आरएनए से पुनः बन गया क्या, डीएनए। और आरएनए से डीएनए को क्या कहते हो, प्रतिवर्ती अनुलेखन कहते हो। प्रतिवर्ती अनुलेखन कहते हो, अनुलेखन कहते हो। और बच्चे डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया को कहते हो द्विगुणन। द्विगुणन। तो कोशिका के कोशिका द्रव्य में या केंद्रक में ये 3 घटनाएं घटती हैं। कितनी घटनाएं, 3 घटनाएं घटती हैं। तो इसे कहा जाता है सूचनाओं का एक दिशिक प्रक्रम। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। ठीक। धर्मो के यार व्लॉग, चलो बच्चा, इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया सूचनाओं का एक दिशिक प्रक्रम। इसे कहा गया सूचनाओं का एक दिशिक प्रक्रम। तो अगर क्वेश्चन पूछे सूचनाओं के एक दिशिक प्रक्रम में क्या बनता है, तो प्रोटीन, क्योंकि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। ये क्रिया आगे बढ़ी और वापस नहीं आई। इसे क्या कहे, सूचनाओं का एक दिशिक प्रक्रम। ये केवल आगे की तरफ है, बैकवर्ड नहीं है। दूसरा, इसे कहा गया सूचनाओं का विपरीत प्रवाह। क्या कहा गया, सूचनाओं का विपरीत प्रवाह। विपरीत प्रवाह। तो सूचनाओं के विपरीत प्रवाह में क्या हुआ बच्चा, डीएनए से आरएनए भी बना और आरएनए से पुनः क्या बन गया, प्रोटीन बन गया। सूचनाओं के विपरीत प्रवाह में डीएनए से आरएनए और आरएनए से पुनः क्या बन गया,
प्रोटीन डीएनए बन गया। ठीक सर जी, एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन कौन सा, चलो बता देते हैं अभी। ठीक है ना बच्चा, इसे कहा गया सूचनाओं का चक्रीय प्रक्रम। क्या कहा गया? सूचनाओं का चक्रीय प्रक्रम। सूचनाओं का चक्रीय प्रक्रम, क्या कहा गया इसे? सूचनाओं का चक्रीय प्रक्रम। तो इन तीनों को मिला के ही क्या कहा जाता है बच्चे? इन तीनों को ही मिलाकर कहा जाता है सेंट्रल डोग्मा। क्या कहता है मेरे बच्चे? इस तीनों को मिला के, इन तीनों को मिला के क्या कहा जाता है? सेंट्रल डोग्मा। ठीक, चलो इन तीनों को ही मिलाकर क्या कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। ठीक, मुझे नहीं लगता कि अब कोई दिक्कत होगी आप लोगों को अच्छे से समझने में, आराम से समझ गए होंगे। सूचनाओं का विपरीत प्रवाह, सेंट्रल डोग्मा। बताओ। चलो तीनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया? बताओ। सेंट्रल डोग्मा, हाँ कोई बात नहीं, बाद में लिख लीजिएगा, 2 नंबर में इससे ज्यादा क्या ही पूछेगा। तो ये तीनों लाइन समझ लोगे ना। डीएनए से आरएनए अनुलेखन कहलाता है, केंद्रक में होता है। आरएनए से प्रोटीन बनता है, अनुवादन कहलाता है, कोशिका द्रव्य में होता है। दूसरा काम कभी कभी क्या होगा, जैसे ही डीएनए से आरएनए बना, आरएनए फिर से बदल जाए किसमें? डीएनए में। इस क्रिया को क्या कहोगे? प्रतिवर्ती अनुलेखन। तो इसे कह रहे थे सूचनाओं का एक दिशिक प्रवाह, तो इसे कहोगे सूचनाओं का विपरीत प्रवाह। और कभी कभी डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से फिर डीएनए बना, लेकिन डीएनए से फिर आरएनए न बनकर डीएनए से डीएनए बन जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हो? द्विगुणन कहते हो। और इसे कहा जाता है सूचनाओं का चक्रीय प्रक्रम। और इन तीनों को कहा जाता है क्या? सेंट्रल डोग्मा। अब इसकी कहानी किसने बताया, क्यों बताया, कैसे बताया? ठीक, चलो कह रहा है सेंट्रल डोग्मा के बारे में फ्रांसिस क्रिक ने 1958 में अणुजैविकी के केंद्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अणुजैविकी का क्या प्रस्तुत किया था? केंद्रीय सिद्धांत। वो सेंट्रल डोग्मा की हिंदी है। तो या तो लिखा हो जाए सेंट्रल डोग्मा का सिद्धांत किसने दिया था, या आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत किसने दिया था, या अणुजैविकी का केंद्रकीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था किसने? फ्रांसिस क्रिक ने। क्यों नाम पड़ा? क्योंकि सारी घटनाएं कहां घटित हो रही हैं? सारी घटनाएं कहां घटित हो रही हैं? केंद्रक में घटित हो रही है, इसीलिए केंद्रकीय सिद्धांत इसको नाम दिया गया है। ठीक है ना बच्चा? चलो कह रहा है कि इसे सॉरी कहाँ गया, टाइपिंग में आ गया क्या? हाँ, कह रहा है इसके अनुसार डीएनए से आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह यम आरएनए तक केंद्रक के बाहर कोशिका द्रव्य की तरफ होता है। तो एक बार केंद्रक में हुआ, फिर कोशिका द्रव्य में हुआ, बाहर की तरफ। तत्पश्चात यम आरएनए न्यूक्लियोटाइड के क्रम में अमीनो अम्ल क्रम के रूप में अनुवादन होता है। क्या होता है? अनुवादन होता है। इसके सूचनाओं का केंद्रीय सिद्धांत या सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। अतः इसके 2 पद हैं। पहला कौन सा है? अनुलेखन, और दूसरा पद कौन सा है? अनुवादन। और टेमिन तथा बोल्टीमोर ने सन 1970 में विपरीत अनुलेखन का पता लगाया। उन्होंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की खोज की थी। हाँ, अब एक चीज और यहां पे हम बढ़ा दे बच्चे, टेमिन और बोल्टीमोर की वजह से, जो आप लोगों को समझ में आ जाए। अगर यही आप लोगों से पूछे कि डीएनए से आरएनए बनता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को अनुलेखन कहते हैं। ठीक, अनुलेखन को बच्चे मेरे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो अगर पूछ ले आपसे एक सवाल कि डीएनए से आरएनए बनता है, इस क्रिया में कौन सा एंजाइम सहायता प्रदान करता है, तो उसे कहा जाता है ट्रांसक्रिप्टेज। जिस शब्द के अंत में ASE आए, मतलब वो एंजाइम का नाम है। ठीक है ना बच्चा? सारे क्वेश्चन बैंक में है। ठीक है ना, ऐसा ना कहो। तो डीएनए से आरएनए बनता है, इस क्रिया को अनुलेखन कहते हैं। अनुलेखन की क्रिया केंद्रक में होती है, जिसमें जो एंजाइम सहायता प्रदान करता है उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्टेज। लेकिन अगर यही जब उल्टा करेगा तो इसे कहोगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यहां पे लिखना होगा तो क्या प्रतिवर्ती की इंग्लिश क्या लिखोगे? रिवर्स। अनुलेखन को कौन सहायता प्रदान कर रहा था? ट्रांसक्रिप्टेज। ट्रांसक्रिप्टेज। और इस क्रिया के बारे में किसने बताया था? टेमिन और बोल्टीमोर ने बताया था। चलो अब बताओ ये टॉपिक क्या हो जाएगा? सर अभिषेक सर आज 100 बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज लाइएगा। अरे बाप रे, थैंक यू बच्चा। देखते हैं आज तुम लोग 1500 बच्चे कर देते हो तो मान लेंगे। चलो ये बात समझ में आ जाएगी। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, सूचनाओं का एक दिशिक प्रवाह। डीएनए से आरएनए, आरएनए से पुनः डीएनए, सूचनाओं का विपरीत प्रवाह। डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए, डीएनए से डीएनए, सूचनाओं का चक्रीय प्रक्रम। डीएनए से आरएनए बनना अनुलेखन, आरएनए से डीएनए बनना प्रतिवर्ती अनुलेखन। डीएनए से आरएनए बनने में जो एंजाइम सहायता प्रदान करेगा ट्रांसक्रिप्टेज, और आरएनए से डीएनए बनाने में जो सहायता प्रदान करेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की खोज किसने की थी? टेमिन और बोल्टीमोर ने। समझ गए? पूरे बच्चे लिख रहे हैं यस सर समझ गए। ठीक है, चलो 349 का रिचार्ज करवा देंगे क्या? बताओ। ठीक है बोलू कुमार जी, अगर कर देते हैं आप लोग तो देखते हैं, एक रिकॉर्ड बनाएंगे तब हम भी।
चलिए ठीक है ना बच्चा। चलो बच्चा, सर आज आप आइए, हम लोग मिलके 2000 बच्चे करेंगे। मजाक करना सुबह सुबह अच्छी बात है, दिन अच्छा जाता है ठीक। चलो अब आते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे, या डीएनए अंगुली छापी क्या है। बच्चा देखो, इसकी कहानी पढ़ने से पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती कैसे है इसको समझो, क्योंकि जब तक आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मतलब ये नहीं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहने का मतलब यह है, फिंगर मतलब अंगुलियों से मतलब मत समझना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब यह है बच्चे कि हम दो व्यक्तियों को डीएनए को ले और दोनों के डीएनए को आपस में जोड़ें, तो अगर सभी नाइट्रोजनस बेस पेयर एक सीक्वेंस में या एक क्रम से हैं, जैसे पहले वाले व्यक्ति में थे वैसे दूसरे वाले में ही, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जुड़वा हो सकते हैं, आइडेंटिकल, जिसके डीएनए और शकल दोनों सेम हो सकते हैं। तो जब भी मर्डर केस हो, रेप केस हो, या पैतृक लक्षण सुझाने को ये मेरा लड़का है कि नहीं, ये उसका लड़का है कि नहीं, तो इन सब के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की क्रिया कराई जाती है, जिसमें क्या किया जाएगा, एक व्यक्ति के शरीर से डीएनए लेकर उसके डीएनए से कोशिकाओं से डीएनए को अलग किया जाता है, दूसरे व्यक्ति के शरीर से डीएनए की कोशिकाओं को लेकर आपस में मिलाया जाता है कि जुड़ रहे हैं कि नहीं। कैसे जुड़ना मिलना ये हम आपको अच्छे से समझाते हैं, ठीक है ना। चलिए आरएनए से डीएनए को बच्चा रोशन कुमार जी प्रतिवर्ती अनुलेखन कहेंगे, ठीक है ना। अभी तो पढ़े, कितना तेज भूल रहा है। चलिए अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को कैसे करते हो। सबसे पहले क्या कर रहे हो, जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी या मनुष्य का शरीर जो है, ठीक है ना, इसकी शरीर से क्या ले रहा हो, कोशिका को ले रहा हो। किसको ले रहा हो, कोशिका को। एकदम क्रम से याद रखना, सीक्वेंस गड़बड़ मत होने देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। मनुष्य के शरीर से क्या लिए, कोशिका को। कोशिका को मान लो बच्चा ले लिए, ऐसे कोशिका को ले लिए। कोशिका का बाहरी आवरण क्या है बच्चा, तो कोशिका का बाहरी आवरण है क्या, कोशिका झिल्ली, जिसके बीच में क्या है, केंद्रक। एकदम क्रम से याद रखो, अभी देखो कितना बढ़िया से अच्छे से तुम लोगों को याद हो जाएगा। जिसके बीच में क्या है, केंद्रक, और केंद्रक के अंदर क्या है, डीएनए। अब आप लोग जब जैव प्रौद्योगिकी वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ एंजाइमों के नाम पढ़ रहे थे, तो इस कोशिका को एक एंजाइम में तुम डालोगे, उस एंजाइम का नाम है बच्चे लिटिक। क्या नाम है, लिटिक। लिटिक एंजाइम क्या करती है, पूरी कोशिका को सड़ा गलाकर नष्ट कर देती है, केवल उसका डीएनए क्या होता है, बाहर आ जाता है, केवल उसका डीएनए बाहर जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर पूछे कोशिका से डीएनए को अलग करने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है, तो उसका मतलब होता है लिटिक एंजाइम की सहायता से। अब इस डीएनए को क्या करेंगे बच्चा, इस डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज या प्रतिबंधन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम, ये भी आप लोग पढ़े हैं, डीएनए की कैंची कहते हैं इसको, प्रतिबंधन एंजाइम एंडोन्यूक्लिएज को की सहायता से क्या करते हो, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट लेते हो। प्रतिबंधन एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया जाता है, काट लिया जाता है, ठीक। और इसे कहा जाता है VNTR, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। डीएनए के छोटे छोटे खंडों को हम लोग टेंडम कहते हैं, और वह जब बार बार रिपीट होते हैं किसकी सहायता से, नाइट्रोजनस बेस पेयर की सहायता से। मतलब इसमें जो नाइट्रोजनस बेस पेयर हो वही इसमें हो, वही इसमें हो, वही इसमें हो, इसलिए इसे कहा जाएगा वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। वेरिएबल मतलब बहुत सारे, नंबर मतलब संख्या में, टेंडम मतलब डीएनए के खंड, रिपीट्स मतलब रिपीट होना या प्रतिवर्तित होना, ठीक है ना। चलो बच्चा एकदम आराम से समझो। तो कह रहा है कि मनुष्य के शरीर से कोशिका को लिया जाता है, इस कोशिका से डीएनए को अलग करने के लिए लिटिक एंजाइम का उपयोग किया जाता है, जिससे कोशिका से डीएनए अलग हो जाता है। मनुष्य के शरीर से, मान लो मेरे शरीर में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना होगा, तब आराम से सुनो, कमेंट पे ध्यान कम दो। और कह रहा है कि इस डीएनए को प्रतिबंधन एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे खंडों में काट लिया जाता है, जिसे कहा जाता है वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। अब इस डीएनए के खंडों को एक फिल्टर पेपर होता है जिसको कहते हैं नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर, जो बनाया जाता है एगार नामक शैवाल से। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर का निर्माण किसकी सहायता से किया जाता है, तो एगार नामक शैवाल की सहायता से किया जाता है। एगार नामक शैवाल की सहायता से किया जाता है, शैवाल की सहायता से किया जाता है। इस डीएनए को क्या कर रहे हैं बच्चा, उठाकर इस नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पर क्या किया जाता है, रख दिया जाता है। और नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पर रखने के पश्चात इसमें कैथोड और एनोड की सहायता से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, और विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्रिया को कहते हैं जैल विद्युत कण संचलन कहते हैं। संचलन, जल विद्युत कण संचलन कहते हैं इस क्रिया को। क्या करते हो, कैथोड और एनोड की सहायता से इसमें क्या कर रहे हो, बिजली प्रवाहित कर रहा हो, जिसके कारण क्या होगा बच्चा, जिसके कारण इसके बीच का जो हाइड्रोजन बांड है वो टूट जाएगा, जिसके कारण इसके बीच का हाइड्रोजन बांड क्या होगा, टूट जाएगा।
और जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा बच्चा, डबल स्ट्रैंड डीएनए किस में बदल जाएंगे? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में, क्योंकि डीएनए के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया। क्या हुआ? डीएनए के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, ठीक है ना। अब क्या करोगे, जब आप बायोलॉजी लैब में जाओगे अपने स्कूल के, तो वहां देखोगे ऐसे ट्रे टाइप होता है। हालांकि इतने छोटे लैब में नहीं होना चाहिए, पर वो जब बड़े एडवांस लैब में जाओगे तो वहां पे ऐसे ट्रे टाइप रखा होगा। उस ट्रे टाइप वाले हिस्से में इसको रखोगे। क्या कर रहे हो? इस फिल्टर पेपर को उठा के रखोगे और किसी भार से इसको क्या किया जाएगा? दबा दिया जाएगा। भार से क्या किया जाएगा? दबा दिया जाएगा, जिसके कारण क्या होगा बच्चे, इसमें जितनी भी जल की मात्रा होगी वो क्या होगी? बाहर निकल जाएगी। और जैसे बाहर निकलता है उसी क्रिया को क्या कहते हैं? निर्जलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्जलीकरण कहते हैं। अब फिर इस ट्रे से उस नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर को बाहर निकाल लिया जाएगा। नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर को क्या कर लिया जाएगा? बाहर निकाल लिया जाएगा। और देखा जाएगा ये कि उसमें काले रंग के, ये रंग आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा पर हम अभी बता दे रहे हैं, इसमें काले रंग के छोटे छोटे क्या होंगे? धब्बे दिखाई देंगे। इसमें काले रंग के क्या होंगे? धब्बे दिखाई देंगे। चलो बैगनी से कर दे रहे हैं, काला वाला हमको लगा हल्का फुल्का दिखेगा पर दिख नहीं रहा था। इसमें काले रंग के छोटे छोटे क्या होंगे? धब्बे दिखाई देंगे। और ये काले रंग के जो छोटे छोटे धब्बे हैं ये क्या हैं? डीएनए के बैंड हैं। क्या है? बैंड। बैंड मतलब गुच्छे। और फिर इसी को निकालकर क्या कराया जाता है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कराई जाएगी। फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कराई जाएगी, ठीक। और यह क्रिया जिसके द्वारा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कराई जाती है उसे कहते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग, यह क्रिया क्या कहलाती है? सदर्न ब्लॉटिंग। तो इस तरीके से होता है बच्चे कुछ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है ना। हाँ, अब बच्चा एक कमेंट लिखा भी है, सर ये तो आप सदर्न ब्लॉटिंग पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा बच्चे, आप दिमाग लगा लिए हो। सदर्न ब्लॉटिंग की सहायता से ही हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करते हैं, ठीक है ना बच्चे, आप समझ गए। चलो बताओ, आप समझ गए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। अभी देखो इसमें होता क्या, ऐसे मान लो किए तो एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए यहाँ मिल जाएगा, एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए मिल गया। अब यही काम मान लो मेरे शरीर में किए हो, मेरा मर्डर हो गया था, तो वहां आसपास जो मुझे मारने आया होगा उसके भी खून के धब्बे या बाल, नाखून, त्वचा कुछ भी गिरी हो सकती है, तो उसके शरीर से भी डीएनए निकालेंगे और मेरे सिंगल स्ट्रैंड डीएनए से फिर मैच कराएंगे। इसी क्रियाविधि द्वारा उसके डीएनए को भी निकालेंगे। और मेरा डीएनए अगर उसके डीएनए से मैच कर गया तो कहेंगे भाई वो खून के धब्बे जो यहाँ गिरे थे वो मेरा ही रहा, तो वो किसी और का नहीं है। लेकिन अगर मैच नहीं किया तो अब उस डीएनए को ढूंढेंगे जो उनको मिला होगा किस व्यक्ति का है। तो जितने भी संदिग्ध व्यक्ति होंगे उनसे वो क्या कराएंगे? मैच कराएंगे। तो उसी क्रिया को कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो सदर्न ब्लॉटिंग की सहायता से की जाती है। चलो बताओ, समझ में आ गया? यस सर, जी सर तो लिखे ही हो तुम लोग, ठीक है ना। दिलशान जी, अंजलि कुमारी जी, उषा कुमारी जी। सर डीएनए कहाँ होता है? केंद्रक में तो बनाए हो यार पहले ही, क्या आप लोग क्वेश्चन करते हो? केंद्रक के अंदर होता है डीएनए हमारा, और रेखीय डीएनए है, लंबाई में होता है। हाँ, नाखून, त्वचा, बाल, स्पर्म, ओवन, जो भी कह लो शरीर का कोई भी हिस्सा है जिसमें कुछ भी तरल पदार्थ या केंद्रक पाया जाता है वहां से डीएनए को निकाला जा सकता है। हम आपका कमेंट इग्नोर नहीं करते हैं विशाल जी, ठीक है ना। यस सर गुरुजी, ठीक है। अब वही चीज यहाँ पर आगे लिखी हुई है जो कि हम आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं। चलो, लिखा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए टाइपिंग भी कहते हैं, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस पेयर की संख्या को ज्ञात किया जाता है, या अनुवांशिकी फिंगरप्रिंटिंग भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति के डीएनए को आधार पहचान की जाती है। इससे सर्वप्रथम सन 1984 में एलेक्स जेफरी ने बताया था। सभी व्यक्तियों का डीएनए 99% समान होता है, लेकिन 0.1% एक दूसरे से क्या होता है? अलग होता है, जिसके कारण आपकी शक्ल, मेरी शक्ल आपसे मैच नहीं हो रही है। मतलब हमारा डीएनए आपके जितने बच्चे क्लास कर रहे हैं, 1236 बच्चे, ठीक है ना, जितने भी बच्चे क्लास कर रहे हैं सभी से 99.9% क्या हो रहा है? सेम होता है। लेकिन 0.01% बच्चे हमारा डीएनए आपसे पूरी तरीके से अलग है, जिसके कारण क्या हो रहा है? हम एक दूसरे से अलग है। परंतु युग्मनज जुड़वा बच्चों में डीएनए पूर्ण रूप से क्या होता है? समान होता है। जुड़वा बच्चों में क्या होता है? डीएनए पूर्ण रूप से समान होता है। इस तकनीक का उपयोग कुछ विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता को पता लगाते हैं, जिनमें पुनरावृत्त डीएनए कहते हैं। इनकी उपस्थिति के कारण दो व्यक्तियों के डीएनए में क्या की जाती है? तुलना की जाती है। और ये प्रोटीन संश्लेषण हेतु कूटों को नहीं होते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स कहते हैं, जो कि आप लोगों को पहले हम बताए ही हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? चलिए अगला, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को कहां से प्राप्त करो? डीएनए को रुधिर से, लार से, बाल से, या किसी भी तरल पदार्थ से, जो वीर्य हो, पदार्थ हो, रेजर या दंत ब्रश से हो, क्योंकि हमारे मसूड़ों की भी कोशिकाएं उसमें होती है, डीएनए को लेते हैं। इस प्रकार दूसरे व्यक्ति का भी डीएनए लेते हैं तथा दोनों के न्यूक्लियोटाइड संघों को अनुकूल समानता के आधार पर उन दोनों के व्यक्तियों की समानता या असमानता देखते हैं, मतलब दोनों को आपस में जोड़कर, ठीक है जी ना।
चलो अगला, फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कहाँ करते हो? पैतृक परीक्षण में, कि कौन किसका लड़का है, कौन किसकी बेटी है, जो भी है। यह गैर कानूनी यौन संबंधों, हत्या व अन्य अपराधों या अपराधियों को निर्धारण करने में सहायक होता है। दूसरा, यह विलुप्तता के कागार पर खड़े जंतुओं के संरक्षण में भी आवश्यक है। जो जीव लुप्त हो रहे हैं दुनिया से, उनके लिए भी आवश्यक होता है, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि वो इस दुनिया से नष्ट क्यों हो रहे हैं, इसके कारण। ठीक है ना बच्चा? तो उनके भी आनुवंशिक लक्षणों को सुधार करके उन्हें बचाया जा सकता है। ठीक है ना? हाँ, ये एक रासायनिक जो परीक्षण है जो किसी व्यक्ति या अन्य जीवित पदार्थों के, आप लोगों ने शायद किताबी ज्ञान लिख दिया। सलमान जी, आप लिखते सारा आंसर सही है, पर एग्जामिनर पता है क्या करेगा? जब कॉपी चेक करने बैठेगा तो वो देखेगा अगर आपसे बेहतर किसी की कॉपी है, बेहतर कहने का मतलब आपने जो लिखा पूरी तरीके से 100% सही है बच्चा, पर जिसने अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की होगी उसको वो आपसे एक नंबर ज़्यादा ही देगा। क्योंकि जितनी बार भी हम 10th अपना 12th की कॉपी तो चेक करने हम नहीं गए, क्योंकि ड्यूटी लगती भी थी तो मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम मुझे लेने जाना पड़ता था। तो 10th की कॉपी चेक करने मैं जाता था, और 10th की कॉपी चेक करने जब भी मैं गया हूँ बच्चा, जिसने अपने लैंग्वेज में आंसर दिया है मैंने उसको ज़्यादा नंबर हमेशा दिया। और मैंने क्या, मेरे साथ जितनी टीम बैठ के चेक करती थी या मैं जिन टीम के साथ बैठ के चेक करता था, सब लोग यही करते थे। ठीक है ना? बताओ। दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर, MGPG कॉलेज। चलो समझा देते हैं भैया। एकदम इस चैप्टर को तो ऐसे समझना, छोड़ना नहीं, गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर डीएनए वाला है। और डीएनए, हाँ डीएनए को आंख से देख सकते हो, पर उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। ठीक है ना? नॉर्मल डीएनए से को भी देख सकते हो। ठीक, चलो। कह रहा है ह्यूमन बॉडी से कोशिका को लेकर लेटिक एंजाइम की सहायता से कोशिका को डीएनए को अलग किया जाता है, और डीएनए को प्रतिबंधन एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे खंडों में काट दिया जाता है, जिसे वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स कहते हैं, जिसे एगार नामक शैवाल से तैयार किया गया नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पर स्थापित करके कैथोड और एनोड की सहायता से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इस क्रिया को जैव विद्युत कण संचलन कहते हैं, जिसके कारण इसके बीच का हाइड्रोजन बांड टूट जाता है, जिसके कारण डबल स्ट्रैंड डीएनए किसमें बदल जाता है? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में। ये क्या था? ये था बच्चे डीएस डीएनए। ये क्या था बच्चे? डबल स्ट्रैंड डीएनए था, और ये बदल गया किसमें? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में, क्योंकि बीच का हाइड्रोजन बांड क्या हो गया? टूट गया। इसे किसी भार से रख कर उसे दबाया जाता है, जिसके कारण उसमें जल बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलने की क्रिया को निर्जलीकरण कहते हैं, जिसके कारण डीएनए के छोटे छोटे बैंड दिखाई देते हैं, जिसका उपयोग हम सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को लेकर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की क्रिया में की जाती है। कभी कभी पूछता है कि ये डीएनए के बैंड क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि बच्चे यहाँ पर हम लोग एक्सरे किरणें प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं? एक्सरे किरणें प्रवाहित करते हैं, जिसके कारण डीएनए के छोटे छोटे बैंड हम लोगों को क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। ठीक है ना? हाँ ना, यूपी में कहाँ पे चेक करने का, एक कहाँ पे चेक करने का 12 रुपये मिलता है। चलो, बात समझ में आ गई? मेरे पास बायोटेक्नोलॉजी की फंडामेंटल ट्रेनिंग की डिग्री है, जिसमें ये सब की जाती है, इसलिए मुझे इतना पता है बच्चा। चलो ना, इग्नोर नहीं कर रहे हैं। रोशन राज प्रजापति थी। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अच्छे से समझ में आ गई। कितना मिनट बचा हुआ है? अभी 14 मिनट है, एक और क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ, इसको समझ लो, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड समझ लो। देखो, एक वर्ड लिखा है न्यूक्लियोसाइड, दूसरा शब्द लिखा है न्यूक्लियोटाइड। तो लिखा है न्यूक्लियोसाइड पेंटोज शर्करा तथा किसी अन्य नाइट्रोजनी क्षार के साथ मिलने से बनता है, मिलने से बनता है। ठीक है ना? तो हम बात कर रहे हैं किसकी? न्यूक्लियोसाइड की। चलो इसको समझो जरा, इसकी बात कर रहे हैं न्यूक्लियोसाइड की। न्यूक्लियोसाइड की किसकी बात कर रहे हैं बच्चा? न्यूक्लियोसाइड की। ठीक, पेंटोज शर्करा। देखो, डीएनए की अगर हम रासायनिक संरचना को बनाएं तो डीएनए में पाया जाता है पेंटोज शुगर, और इसी पेंटोज शुगर से बच्चे जुड़ा होता है नाइट्रोजनस बेस पेयर। क्या जुड़ा होता है? नाइट्रोजनस बेस पेयर। तो पहला क्या है? पेंटोज शुगर। ये क्या है? जिससे डीएनए के धागे बने होते हैं, पेंटोज शुगर। ये रासायनिक संरचना है, जो पहले दिन बनाए थे ऐसे ऐसे करके, वो नहीं है। ठीक है ना? चलो, और ये क्या है बच्चा? नाइट्रोजनस बेस पेयर, जिसके अंदर मान लो कह रहा है कि ग्वानिन है। ये क्या है? नाइट्रोजनस, सॉरी एन पहले रहेगा ना, नाइट्रोजनस बेस पेयर, या इसी को लिखोगे नाइट्रोजनस समक्षार, समक्षार। तो अगर ये दो चीजें हैं, कौन कौन सा? पेंटोज शुगर। कौन कौन सी चीजें हैं? दो चीजें, पहला पेंटोज शुगर, दूसरा नाइट्रोजनस समक्षार। तो बच्चे इसको हम लोग कहेंगे क्या? न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। ठीक सर, हमारे यहाँ, अरे नहीं कहते यार, ऐसा नहीं कहते। अभिषेक बिहारी जी, सारे टीचर आपके वहाँ के बहुत अच्छे हैं, इतना सपोर्टिव टीचर हैं यार, ऐसा नहीं कहते।
अगर यहीं पर पेंटोज शुगर भी हो, ठीक है ना मेरे बच्चे, यहीं पर क्या हो, पेंटोज शुगर हो, ठीक, और यहां पर नाइट्रोजनस बेस पेयर भी हो, तो क्या क्या है बच्चे, यहां पर पेंटोज शुगर है, यहां पर पेंटोज शुगर है, यहां पर मेरे बच्चे नाइट्रोजनस बेस पेयर भी है, पर इसी के साथ तीसरे कार्बन से अगर फास्फेट ग्रुप भी जुड़ा हो, वही लाइन लिखा होगा, फास्फोरिक अम्ल और न्यूक्लियोसाइड का संघनन हो जाए, मतलब एक फास्फेट ग्रुप बढ़ जाए, तब मेरे बच्चे इसको कहा जाएगा क्या, तब कहा जाएगा इसे न्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड। क्या कहोगे, न्यूक्लियोटाइड। तो मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, ये छोटा सा एक टॉपिक है, ठीक। तो इसमें क्या बढ़ गया बच्चे, इसमें बढ़ गया फास्फेट समूह, फास्फेट समूह बढ़ गया, समूह, इसमें क्या बढ़ गया, फास्फेट समूह। ये क्या है, ये है बच्चे पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर है, ठीक। और तीसरा क्या है बच्चे, ये है, यही नाइट्रोजनस बेस पेयर। ओहो, हाँ भैया लिखना पड़ेगा, ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस पेयर, नाइट्रोजिनस समक्षार, सम नाइट्रोजिनस समक्षार, ठीक, नाइट्रोजिनस समक्षार। तो बच्चे ये 3 बढ़ गया, ये था दूसरा पहले से था, ये था पहला पहले से था, और तीसरा बढ़ गया क्या, ये वाला हिस्सा, फास्फेट समूह। बताओ, बात समझ में आ गई है, ये बताओ न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर समझ में आ जाएगा, मुझे बताओ जल्दी से, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर समझ में आ जाएगा। चलो बताओ। एमडी सलमान जी सही है, आपकी बात सही है, पर लॉन्ग आंसर के लिए सारा उठा के वही भर दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। एल यादव आपका, चलो यस सर समझ में आ गया। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड समझ में आ जाएगा, सीधे सीधे कह रहे हैं न्यूक्लियोटाइड जब लिखा होगा तो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस पेयर होगा, न्यूक्लियोसाइड जब टाइड जब लिखा होगा, ठीक है ना, तो न्यूक्लियोटाइड में होगा पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस पेयर और साथ में फास्फेट समूह, तीनों जुड़े होंगे, ठीक है ना। चलो मैं ठीक हूँ बच्चा, 101% समझ में आ गया एमडी सलमान जी, थैंक यू बच्चा, अगर आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो ठीक बच्चे। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, मानव जीनोम परियोजना, नहीं इसको नहीं समझा जाएगा, जीन चिकित्सा, डीएनए द्विगुणन, डीएनए द्विगुणन कौन सा हो जाएगा, पहले मुझे ये देखने दो, टाइम कितना है, 7 मिनट है, 7 मिनट में नहीं हो पाएगा बच्चा, तो मानव जीनोम परियोजना को हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें केवल लिखने वाली चीज़ है, समझने वाली कुछ खास चीज़ें नहीं है, ठीक है ना बच्चा, क्योंकि आप लोगों की इंग्लिश की भी क्लास है, ठीक। देखो मानव जीनोम परियोजना, हमें मानव जीनोम की आवश्यकता क्यों, अक्सर अगर आप लोग बच्चे अखबार वगैरह पढ़ते होंगे, एकदम कहानी की तरह सुनो, याद हो जाएगा, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। कि कुछ ऐसे जीन की खोज हुई जिसके कारण मनुष्यों में त्वचा का कैंसर होता है, या कुछ ऐसे जीन की खोज हुई, यूट्यूब पर न्यूज में कुछ भी देखते हो, जिसके कारण स्त्रियों में ब्रेस्ट कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, या कुछ ऐसे जीन की खोज हुई जिसके कारण स्त्रियों में सर्वाइकल कैंसर होता है, या कुछ ऐसे जीन की खोज हुई जिसके कारण मनुष्यों में, पुरुषों में ब्रेन ट्यूमर होता है। तो ऐसे अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के जीन की खोज होती गई, तो वैज्ञानिकों ने यह कहा कि क्यों ना एक योजना चलाई जाए जिसमें यह खोजा जाए कि मानव के शरीर में कितने ऐसे जीन हैं जो हर कार्य के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे कह रहा है कि हमारी त्वचा के रंग के लिए, हमारे शरीर में प्रोटीन बनने के लिए, हमारे बालों का आकार निर्धारित करने के लिए, हमारे पैर का निर्माण करने के लिए, हमारे किडनी, हृदय, फेफड़े, सभी के अंगों में जो कार्य हैं रासायनिक, ठीक है ना, ठीक है, माता पिता की जय गुरुदेव, थैंक यू बच्चा, ठीक है ना। तो नहीं इग्नोर नहीं करते निशा कुमारी जी, पहले ध्यान दीजिए। तो कह रहा कि हम क्यों ना इसको खोज लें और पता करें कि कौन सा जीन क्या करता है, क्या बीमारी उत्पन्न करता है, और उस जीन को अगर हमारे लिए लाभदायक है तो डीएनए में रहने दें, और हमारे लिए हानिकारक है तो उसको डीएनए से बाहर निकाल दे। तो जो मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत की गई बच्चा, मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि मनुष्य के शरीर में कितने सक्रिय जीन है इसको पता लगाया जाए। तो मनुष्य के शरीर में बच्चे लगभग 30,000 जीन, लगभग 30,000 जीन सक्रिय अवस्था में होते हैं। कैसे हैं, सक्रिय अवस्था में हैं, ठीक है, तो लगभग 2 मिलियन के आसपास, लेकिन 30,000 जीन कैसे हैं, सक्रिय हैं, जिसमें से 27,569
कितने 27,569 6 जीन जो हैं, इनके कार्यों का वैज्ञानिकों को पता है, इनके कार्यों का निर्धारण वैज्ञानिकों को पता है। तो मानव शरीर में कुल कितने सक्रिय जीन हैं? 30,000 जीन, जिसमें से कितने जीन क्या कार्य करते हैं इसके बारे में किसको पता है? वैज्ञानिकों को पता है या डॉक्टर्स को पता है। कितने जीन? 27,569 जीन। तो ये दो शब्द भी याद रखिएगा, कमेंट में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि मानव शरीर में कितने सक्रिय जीन होते हैं? 30,000 जीन। कितने जीन के बारे में मनुष्यों को पता है? तो उसे कहा जाता है 27,569। मानव जीनोम परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि इस सक्रिय जीन में कौन जीन क्या कार्य करता है इसको निर्धारित कर देना, और कोई कार्य नहीं था, ठीक है ना, ताकि हमको भविष्य में कोई भी दिक्कतें हो तो उसका निर्धारण पहले से किया जा सके। चलो बच्चा, ठीक है शिव बाबू, कमेंट आपका इग्नोर नहीं कर रहे हैं। तो मानव जीनोम परियोजना की जो शुरुआत हुई बच्चे, मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत जो हुई वो हुई थी कब? वो हुई थी 1990 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के एक अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम के रूप में की गई थी, जो विश्व के सभी देशों में चलाई गई। लिखा रहा है कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य मानव जीनोम के डीएनए के अनुक्रम का निर्धारण करना था कि कौन से जीन मनुष्य के डीएनए में कहां पाए जाते हैं। सक्रिय मतलब जो जीन किसी कार्य को कर रहे हो। हमारे शरीर में कुछ जीन ऐसे भी पाए जाते हैं जिनका कोई कार्य ही नहीं है, तो वो निष्क्रिय अवस्था में है, ठीक है ना बच्चा। जैसे फिर आगे फिर लिख रहा है, सन 1988 में मानव जीनोम परियोजना का ऑफिस राष्ट्रीय संस्थान स्वास्थ्य संस्थान बेथेस्डा में स्थापित किया गया। तो अगर पूछेगा मानव जीनोम परियोजना का संस्थान या कार्यालय कहां स्थित है, तो बेथेस्डा में स्थान है, ठीक है ना। कब इसका शुरुआत किया गया? 1988 में। लेकिन मानव जीनोम परियोजना की नींव कब रखी गई? तो 1990 में। 1990 में कहा गया कि हाँ किया जाएगा, लेकिन स्टार्ट हुआ था कब? 1988 में इसका बनाया गया था और 1990 में स्टार्ट हो गया था। उल्टा बोल गया, देख रहा हो, भावनाओं में बह जा रहे हैं यार। फिर कहा है कि जेम्स वाटसन, वही डीएनए वाले ने को इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो मानव जीनोम परियोजना के अध्यक्ष कौन थे? जेम्स वाटसन। यह अनुमान लगाया गया कि इस परियोजना को पूर्ण होने में लगभग 13 वर्ष लगेंगे, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे कितने वर्षों में पूरा कर लिया था? 11 वर्ष में। तो मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत या ऑफिस कहां था? बेथेस्डा में, ठीक है ना। कब बनाया गया? 1988 में। मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत कब की गई? 1990 में। मानव जीनोम परियोजना के अध्यक्ष कौन थे? तो वाटसन थे, जेम्स वाटसन थे। मानव जीनोम परियोजना को पूरा करने का निर्देश कितने दिनों में दिया गया था? तो लगभग कितने वर्षों में कहा गया? 13 वर्षों में। लेकिन इसको कितने जल्दी पूरा कर लिया गया? 11 वर्षों में। आराम से सुन लो, याद रह जाएगा, ठीक। चलो आगे फिर क्या है? फिर लिखा है इस परियोजना को सन 2003 में पूर्ण होना था, पर 12 फरवरी 2001 को ही यह परियोजना कब हो गई? पूर्ण हो गई, और इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी गई। तो मानव जीनोम परियोजना को कब पूरा होना था? 2003 में। लेकिन मानव जीनोम परियोजना कब पूरा हो गया? 2001 में ही। कब? 12 फरवरी को, जिसकी ऑफिशियल घोषणा कर दी गई कि विश्व के सभी स्थानों पर जो डीएनए है मानव के, सबके क्रम को ज्ञात कर लिया गया है, ठीक है ना सर। ठीक, आगे फिर लिखा है मानव जीनोम परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? मानव जीनोम परियोजना में उपस्थित सभी क्षार युग्मों की संख्या तथा उनके अनुक्रमों का निर्धारण एवं मानचित्रण करना था कि मनुष्य के डीएनए में कौन सी संरचना कहां पाई जाती है या कौन सा जीन कहां पाया जाता है। अगला, मानव जीनोम पर उपस्थित सभी जीन को ज्ञात करना था कि कौन सा जीन क्या कार्य करता है, इसको भी बारे में पता लगाना था। और मानव जीनोम के कार्यों का या जीन के कार्यों का निर्धारण भी करना था कि कौन से जीन क्या कार्य करते हैं। तो सक्रिय जीन कितने मिले थे? 30,000। और कितने जीन के कार्यों का निर्धारण किया जा चुका था? तो 27,569 जीन के कार्यों का निर्धारण किया जा चुका था, ठीक है ना। इस बात का भी ध्यान रखना। आगे फिर लिखा है आनुवांशिकी विकार, आनुवांशिक रोग उत्पन्न करने वाले विभिन्न जीन की पहचान करना, जिसके कारण क्या क्या होता था? हीमोफीलिया होता था, वर्णांधता होता था, कलर ब्लाइंडनेस होता था। ये सब कह रहा है कि किसके कारण होते हैं। इस जीन का अगर हम पता लगा लें तो इन सब बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं, आनुवांशिक विकार या दोष को। तो वही चीज लिखते हो कि मानव हीमोफीलिया जो होता है वो फैक्टर 3 या कारक 3 या फैक्टर 8 के कारण होता है, ठीक है ना। जेनेटिक डिसऑर्डर किसे कहते हैं? आनुवांशिक दोष वह लक्षण जो माता पिता के द्वारा संतानों में स्थानांतरित होते हैं, जैसे वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, ये जिसको कहते हैं उसको, ठीक है ना, हीमोफीलिया। तो इन सब के जीन के बारे में अगर पहले से पता रहता तो ये बीमारी तेजी से विश्व में नहीं फैलती थी, इसीलिए उन सब के बारे में, ठीक है ना, बताया गया था। चलो आगे फिर क्या है? मानव जीनोम परियोजना से प्राप्त परिणामों का प्रयोग निम्नलिखित है। जैसे विकारों का अध्ययन, मनुष्य में उपस्थित लगभग 1200 जीन ऐसे पता किए गए जो विभिन्न हृदय रोगों, तंत्रिका रोगों जैसे एल्जाइमर्स जिसमें याददाश्त गायब होने लगती है, कैंसर आदि के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो मानव जीनोम परियोजना में कुछ जीन लगभग 1200 ऐसे खोजे गए जो मनुष्य में हृदय संबंधित रोग, अल्जाइमर या कैंसर के लिए जिम्मेदार होते थे, ठीक है ना बच्चा। अगला, कैंसर निदान एवं उपचार, उन जिन की पहचान हेतु प्रयास जारी है जिनके द्वारा कैंसर उत्पन्न होता है एवं जिनके द्वारा कैंसर युक्त कोशिकाओं का सामान्य कोशिकाओं में क्या होता है? परिवर्तन होता है। मतलब कुछ जीन ऐसे भी थे जो हमारे लिए लाभदायक थे, जो कैंसर की कोशिकाओं को सामान्य कोशिकाओं में भी परिवर्तित कर दे, इसके लिए भी जरूरी था। और स्वास्थ्य में सुधार, इसके द्वारा एक स्वस्थ जीवन शैली, डिजाइनर ड्रग्स, आनुवांशिक रूपांतरण, भोजन का प्रयोग करके अन्य स्वस्थ जीवन प्राप्त किया जा सके, इसका उद्देश्य भी मानव जीनोम परियोजना में किया गया।
जीन चिकित्सा द्वारा इनके आनुवंशिक विकारों का उपचार संभव है, जो अभी थोड़ी देर पहले लिखे हो। ऊतकों का अध्ययन, एक विशेष ऊतक अंग ट्यूमर जीन के विश्लेषण के रोगों के कारणों का पता लगाया गया, मतलब ट्यूमर कैसे होता है इसको पता लगाया गया। और दूसरा उद विकास, मानव का विकास कैसे हुआ, डार्विन वाली कहानी जो चैप्टर है उसके बारे में भी जो जीनों परियोजना से पता किया जा सकता है। तो इतनी बातें सिर्फ आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, इसको पूरा रटने की जरूरत नहीं है। इतना जितना हम लिखे हैं इतना लिखने की भी एग्जाम में जरूरत नहीं है। तो मानव जीनोम परियोजना पर अगर जितना बात कहा होगा वो, जैसे यहाँ पे लिखा मानव जीनोम परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पहले तो ये इंट्रोडक्शन लिखोगे ही इस पेज का कि कितना कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, अध्यक्ष कौन था, और मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत कब की गई, नींव कब की गई, तो लिखना ही पड़ेगा। बाकी इसका उपयोग कहाँ होता है, कितने जीन खोजे गए हैं, कितने नहीं खोजे गए हैं, ये सब तो आप लोगों को पहले से पढ़ना पड़ेगा। कुछ अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो बच्चा सबसे पहले ये बताओ आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को, सारे टॉपिक क्लियर हुए कि नहीं हुए, क्योंकि टाइम ओवर जा रहा है। इंग्लिश वाले सर की भी क्लास है, आप लोगों की भी क्लास है, ठीक है ना। बताइए। हाँ, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, याद हो गया। अच्छा चलो, हाँ छोड़ रहे, यस सर यस सर यस सर। विष्णुपाल जी आपको लेक्चर एक बार और देख लीजिए, मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये आपको लेक्चर बड़ा लग रहा है तो हम ये नहीं कह रहे कि सारी चीज़ें लिखनी, हम ये कह रहे हैं कि इसमें से अगर सारी चीज़ें पढ़े रहेंगे तो कुछ चीज़ें आपको याद रह जाएंगी, ठीक है ना। बहुत बढ़िया लगा भैया, थैंक यू बच्चा। चलो ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कल फिर से बता देंगे, कोई बात नहीं, अभी टाइम ओवर हो रहा है। अरे आप एक जो भी बच्चा लिखा था कमेंट एक बार देखना जरूर क्लास को, ठीक है ना। मजा आ गया सर। चलो बच्चा, चलो बच्चा, सर बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। कल मिलते हैं इसी टाइम पे। जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, दिन भर अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई पे ही ध्यान रखिए, बाकी चीज़ों पे कम ध्यान रखिए। और वर्तमान समय में ये सबसे जरूरी चीज़ है आपके लिए। बाय। ठीक, जय हिंद।